हेलो नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। हम लोग जो अभी तक टॉपिक्स पढ़ते आ रहे थे उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते जाएं साथ साथ, क्योंकि फिजिक्स में लर्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारी चीज़ों का रिवाइज अच्छे से करते जाएं, क्योंकि एक चीज़ दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड होती है। तो इसीलिए सभी चीज़ों को कनेक्ट हो। इसके अलावा आप अपने खुद के नोट्स बनाते चलें। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही आलस दिखाते हैं, नोट्स भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो नोट्स अवेलेबल है ट्रिपलिंग फिजिक्स नाम के एक चैनल पर। चाहे आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, चाहे आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, दोनों पर ही जा सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। बहुत जाना पहचाना टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी इसको बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखते हैं कि किस तरीके से टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, हमने ये जाना था कि कॉम्बिनेशन आखिर बनाते ही क्यों है। रेसिस्टर ले तो लिया, जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने रेसिस्टर की वैल्यू ले ली 1 ओम की। हमने कहा ठीक है, मान लो मुझे जरूरत पड़ गई 1.5 ओम की, तो 1.5 ओम का रेसिस्टेंस हम लाएंगे कहां से? हर एक वैल्यू का रेसिस्टेंस तो मार्केट में बनेगा नहीं। ऐसे अगर बनाने बैठ गए तो कितने बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम हर वैल्यू का नहीं। मान लो अगर इसका बना भी लिया, अगर मुझसे बोला गया कि बताइए 1.85 का चाहिए, तो 1.85 का हम कहां से लेकर आएंगे? तो हमारे पास तो वैल्यू नहीं है। इसी के लिए हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन करते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैंने कहा कि किसी ने 35 रुपए का सामान लिया और 100 रुपए का नोट दे दिया, तो उसे वापस कितने करने के पड़ गए? 65 रुपए करने के पड़ गए। अगर 65 रुपए से वापस करने हैं तो 65 रुपए का नोट तो नहीं आता, तो वो क्या करता है? 65 रुपए के कॉम्बिनेशन बनाता है। कैसे बनाता है? 50 दे देगा, एक आपको 10 का दे देगा और आपको दे देगा 5 का दे देगा। हो सकता है अगर उसका 5 का नहीं होगा तो वो 3 के 2 के सिक्के वैसे बांट देगा। तो हमने कहा ये क्या करेगा? कॉम्बिनेशंस बनाएगा। इसी प्रकार से हम अपने डेली लाइफ में भी इनका कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ताकि अपने मन मुताबिक प्रतिरोधों को यूज कर पाए, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग रेसिस्टेंस की वैल्यू का यूज होता है। इसलिए हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ठीक है, अगली बात, चलो भाई कॉम्बिनेशंस बना लिए, मान लिया हमने। ठीक है, कॉम्बिनेशन होंगे कितने प्रकार के, तो जरा देखते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम। सीरीज मतलब एक के बाद एक जोड़ना, जैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं ना लोग, आपने एक के बाद एक लोग पहुंचना, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में हम एक प्रतिरोध को, एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस के साथ में इस प्रकार से जोड़ देते हैं। इसको हम R1 बोलते थे, इसको हम R2 बोलते हैं। आप चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं, R3, R4, R5, R6, कितने n रेसिस्टर। से कोई वैल्यू का कोई वो नहीं है कि भाई सीमा नहीं है इसकी। तो हमने कहा R1 और R2। अब मुझसे बोला गया कि बताइए इस चीज में क्या क्या प्रॉपर्टी रहेंगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में आके क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली चीज, अगर मुझसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाए कि बताइए क्या चीज होगी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इसका जो इक्विवेलेंट निकल कर आता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है परिणामी जो निकल कर आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकल कर आता है वो निकलता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मैं 2 से आपको समझा रहा हूं, 2 से ज्यादा भी आपको बता दूंगा। तो मैंने कहा अगर 2 होंगे तो कैसे निकाला? R1 प्लस R2। 3 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 5 होते तो ऐसे ही करते जाते, आगे का तो पता लग ही जाएगा, है ना। ये तो नहीं कि आप पूछ लोगे भैया 5 के लिए कैसे करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, R1 प्लस R2, हमने कहा ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये होता है। अगर मैंने कहा 2 और 2 को जोड़ दिया, तो 2 और 2 का आंसर क्या आया? 4।
5 और 5 रेसिस्टर को जोड़ दिया ओम के, तो आंसर कितना आया 10। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो हमेशा इसकी एक वैल्यू से ज्यादा आएगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसको 2 और इसको 1 ले लूं तो आंसर कितना आएगा 3। 3 1 से भी ज्यादा होगा और 2 से भी ज्यादा होगा। हमने कहा हम ले लेते हैं 4 और 5, आपने कहा ठीक है, इसको 4 ओम इसको 5 ओम, तो 4 और 5 का जोड़ 9, 9 5 से भी ज्यादा होगा या 4 से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका परिणामी प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस यानी इसका जो हर एक का प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा होगा। यानी इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इंपॉर्टेंट बात है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी इसका जो परिणामी प्रतिरोध है इज मोर देन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो हर एक इंडिविजुअल से हमेशा ज्यादा होगा, किसी भी इंडिविजुअल से हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो आपने बोला इन दोनों का जोड़ जो निकलेगा वो हमेशा इसी प्रकार से निकलेगा। तीसरी बात, अगर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, ये कहां से, ये किससे जुड़ा गया होगा, मान लीजिए ये हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, क्योंकि बैटरी से ही जुड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है। हमने कहा ठीक है बैटरी से जोड़ दिया। आप जानते हैं करंट भी जाता होगा सीरीज के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर। आपको मैंने कैपेसिटर में बताया था जो करंट इसमें जा रहा होगा वही करंट इसमें जा रहा होगा, वही करंट इसमें जा रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी सीरीज में लगने वाले किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती है, सभी को बराबर बराबर क्या देती है, करंट देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे करंट निकालना होता तो इसमें क्या होता है, करंट इज सेम। तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, हमेशा समान होती है। करंट क्या होता है, समान होता है। तो अगर मुझे इस सर्किट में करंट निकालना होता तो मुझे पता है भैया इसमें जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा। जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन है सभी के अंदर करंट जो होगा वो हमेशा क्या जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधा और सीधा जाएगा, करंट सेम जाएगा। अगर करंट सेम जाएगा तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट से। तो अगर आपको आई करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, सीधी सी बात है ना। हमने कहा ठीक है, आपने कहा और कोई बात, हमने कहा ठीक है। पर वोल्टेज सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो विभव समान नहीं होगा, यानी वोल्टेज विल बी डिफरेंट, यानी विभव हमेशा अलग अलग होगा। तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट। इसमें वोल्टेज कुछ और रहेगा, इसमें मान लीजिए V1 हो गया और इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, V2 होगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था ये कुछ वोल्टेज खा जाएगा, ये खा जाएगा तो बचा हुआ किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, है ना। तो हमने कहा ठीक है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल किसके बराबर होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल के, यानी V जो होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के। हमें ये तो पता है, पर वोल्टेज होगा कितना। अगर मुझे V1 भी पूछ लेते निकालने के लिए तो भाई V1 तो हमें पता है, V का एक ही फॉर्मूला होता है, V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट तो सेम जा रहा है इनटू, लेकिन रेसिस्टेंस अलग है, क्या होगा IR1। करंट तो वोल्टेज अगर मुझे सेकंड में निकालना है तो कितना होगा, करंट तो उतना ही है, कितना होगा IR2। तो V इक्वल टू IR, यही फॉर्मूला रख याद रखें। आप किसी में भी करंट और वोल्टेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने कहा ठीक है, वोल्टेज दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आपने बोला ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहां पर IR1 ऐसे निकालना आपको मुश्किल लगे कि भैया सर I कैसे निकालें, फिर R1 कैसे नहीं। हम तो बोले कि नहीं सर मैं तो I भी नहीं निकालना चाहता, मैं तो करंट भी नहीं निकालना चाहता, पर मैं सीधे सीधे इसमें वोल्टेज बताना चाहता हूँ कितना होगा। मैंने कहा नहीं, आप करंट से ही निकालो। तो करंट से तो आपको पता है I इंटू R1 लगा देंगे भैया, I इंटू R1 लगा देंगे। आपने कहा नहीं भैया मैं तो ये भी नहीं निकालना चाहता करंट, मेरे को तो डायरेक्ट बताओ कुछ कि मेरा तो सीधा करंट निकले मेरे को, या मुझे सीधा वोल्टेज निकले। आप बताओ वोल्टेज के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो जिससे मेरे लिए इजी हो जाए। तो अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते और आप चाहते हो कि मैं I निकाले बिना निकाल दूं तो आप कैसे निकालेंगे। तो V1 अगर निकालना है, अगर आपको याद हो मैंने आपको उस वाली चीज में बताई थी जब मैं पढ़ रहा था आपका कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में मैंने कहा था वोल्टेज निकालने के लिए दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर आता है, नीचे दोनों का प्लस होता है, इनटू में V होता है। कैपेसिटर वाले केस में, संधारित्र में V1 निकालने के लिए R2 ऊपर आता था, दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर आता था, नीचे दोनों का प्लस होता था, इंटू V होता था। याद कीजिए, अगर नहीं है याद तो दोबारा से उन पन्नों को पलट के पुराने भूतकाल में जाकर इन चीजों को देख लीजिए।
अब चलो इस वाले की बात करते हैं। तो कैपेसिटर और रेसिस्टर हर चीज में उल्टे हैं, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला भी उल्टा ही है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला भी उल्टा ही होगा। तो अगर मुझे यहाँ V1 निकालना है, इसमें अगर वोल्टेज निकालना है, तो इसी का रेसिस्टेंस अब की बार ऊपर आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में क्या हो जाएगा V। तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कोई भी एक याद कर लीजिए। कैपेसिटर में दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर आता है, बस इतना याद रख लो। कैपेसिटर में दूसरा रेसिस्टेंस ऊपर आता है, तो भैया जब आप ये पढ़ोगे रेसिस्टर, तो रेसिस्टर में क्या जाएगा, वही रेसिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। तो आप अगर इसको डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी वोल्टेज बता पाओगे। अगर मुझे V2 निकालना है तो इसमें वोल्टेज निकालना है, तो इसी का रेसिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू में क्या हो जाएगा V। और इस तरीके से आप डायरेक्टली बिना करंट निकाले भी वोल्टेज बता सकते हो। ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं। तो रेसिस्टर को लगाने का तरीका जो होगा वो हर एक केस में अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा होगा, करंट हमेशा सेम होगा, करंट को निकालने का I इक्वल टू V अपॉन R होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, वोल्टेज निकालने के लिए V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, और अगर V1 V बराबर V1 प्लस V2 भी होता है। और इसके अलावा अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ वोल्टेज इक्वल टू उसी का रेसिस्टेंस ऊपर अपॉन में दोनों का प्लस इंटू। इस तरीके से हम इन सब चीजों को भी बता सकते हैं। इतनी बातें हैं जो श्रेणी क्रम में आती हैं। अगली बात, ठीक है, अगली बात, इसमें एक पॉइंट और लिखवाना है। चलो एक पॉइंट और लिखते हैं, मिटा दूं। हमने कहा ठीक है, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर मान लो n कैपेसिटर होते, n कैपेसिटर से उनका जोड़ कितना निकलेगा, n कैपेसिटर ऑफ, सॉरी रेसिस्टर्स है ना, n रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R। हमने कहा ठीक है, n रेसिस्टर है, n मतलब बहुत है, हमारी वैल्यू नहीं पता, और मुझे उन सब का जोड़ बताना है कितना होगा, जिन सब की वैल्यू कितनी है R है। तो मैंने कहा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बोला कि अगर मान लीजिए n रेसिस्टर्स हैं तो उनका वैल्यू कितनी निकलेगी। जैसे हमने कहा 1 2 इतने हैं, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं n है, n है। हमने कहा ठीक है, तो मुझे पता है R बराबर क्या होगा, R1 प्लस, तो सब तो R ही है, आपने R प्लस R ऐसे कितने हैं, n है। तो इन सब का जोड़ कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा n इंटू R। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा R प्लस R कितना हुआ 3R, तो कितना हुआ 3R कर दूंगा, n बराबर 3। मैंने कहा 10 का जोड़ कितना होगा, तो आप यहाँ 10 रख देंगे, 10 इंटू R हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे पास n रेसिस्टर से, तो उन सब का जोड़ कितना होगा, NR के बराबर होगा। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना कि सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चारों ही बातें लिखने योग्य हैं, इसके साथ ही साथ समझने योग्य भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इतने कंसेप्ट हैं जो इस टॉपिक पे बन सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात करते हैं अपना चर्चित कॉम्बिनेशन, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहकर चलते हैं। तो जरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम समांतर क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। पैरेलल, ठीक है, जरा देख लेते हैं पैरेलल मतलब। हमने कहा पैरेलल का मतलब होता है एक आर ऐसे लगा दिया, एक आर ऐसे लगा दिया, और आर भी लगे हो सकते हैं, आर की कोई लिमिट नहीं है। हमने कहा इसका R1 है, इसका R2 है, ये दोनों एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी का वोल्टेज कितना कर दिया, हमने कहा बैटरी का वोल्टेज कर दिया V। हमने कहा ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब बताइए कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो कैपेसिटर के उल्टे होते हैं। कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में C बराबर C1 प्लस C2 होता था, जबकि यहां वाले केस में ये ठीक उल्टे होंगे। कितना होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, इक्विवेलेंट।
या अगर दो ही हैं तो इसको तो और सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बहुत सीधी सी बात है। तो जब भी मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना होगा तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सीधी सी बात। ठीक है, चलो आंसर एक सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर कितना आता है। हमने कहा भी इसका ये मैंने ले लिया 5, ये मैंने ले लिया 5, 5 और 5 ले लिया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 5 इंटू 5 25, 25 बटा 10 कितना हुआ 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 5 का आंसर कितना आया 2.5 आया। हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, चलो कम आया ये तो ठीक है। हमने कहा इसको 10 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, कितना इसको 10 इसको 1। आपने कहा ठीक है 10 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 1, इसको सॉल्व किया आंसर निकल कर आया 10 बटा 11 यानी 1 से भी नीचे चला गया, यानी 1 से भी कम चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे वैल्यू को कम करना होता है तो मैं पैरेलल यानी समांतर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करता हूं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है इसका आंसर हमेशा इंडिविजुअल जो सबसे कम वैल्यू का है ना उससे भी कम चला जाएगा। जैसे इसको मैं 500 ले लूं और इसको मैं 0.1 ओम ले लूं तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 0.1 से भी कम चला जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट यानी परिणामी प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा इसकी इंडिविजुअल जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम चला जाता है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू उसके कॉम्बिनेशन से भी कम चली जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपने कहा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन परिणामी प्रतिरोध किसी सबसे कम इंडिविजुअल से जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम आता है। तो इसमें वैल्यू क्या होती है कम होती है। तो अगर आपको कभी प्रतिरोध कम करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे पैरेलल का, अगर आपको बढ़ाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे सीरीज का। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे को आप पता है कि इस 5 और 5 का आंसर कितना निकलेगा 2.5। तो अगर ये 10 और 10 होते तो आंसर कितना निकलता 5, 25 और 25 निकलते तो कितना आता 12.5, 50 और 50 होते तो कितना आता 25। यानी समझ लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है आधा आता है। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बोल देंगे कि भाई 5 और 5 का आंसर कितने वाला है 2.5 आने वाला है, 4 और 4 का आंसर कितने आने वाला है 2 आने वाला है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन वैल्यू को आधा करता है जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन उसको डबल कर रहा होता है। सिंपल सी बात। तो अगर सेम है तो इनको सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं पड़ेगी, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहेगी। तो हमें पता है कि इस वाले में विभव समान रहता है यानी वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप बहुत कमजोर है अपनी फिजिक्स में तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए यही काम है। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप अगर जीरो से हैं तो जीरो से ही पढ़ा रहा हूं ताकि हर एक को मदद मिल सके। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट यानी विभव समान रहेगा। अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो V जो है इसमें भी V रहेगा, R1 में भी V रहेगा और R2 में भी V रहेगा। इसका मतलब वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, कांस्टेंट या सेम लिखना चाहिए था, मुझे ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी ठीक है, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। इसमें भी वोल्टेज वही और इसमें भी वोल्टेज वही, तो इसमें तो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर करंट की बात करते तो करंट विल बी डिफरेंट, करंट विल बी डिफरेंट। जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। जैसे मैंने कहा इसमें 5 है, 5 ओम का है, ये 2 ओम का, तो करंट किस में ज्यादा होगा 2 ओम वाले में ज्यादा होगा, 5 ओम वाले में कम होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। करंट विल बी डिफरेंट, धारा क्या होगी अलग अलग होगी। करंट क्या होगा धारा क्या होगी अलग होगी। लेट अस सपोज आई करंट यहां से आया तो आई करंट कैसे डिवाइड हो रहा होगा I1 में और I2 में, I1 में और I2 में। और मुझे पता है I को निकालना है तो I का फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल्स टू V बाय आर। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 बराबर फॉर्मूला क्या लिख दूंगा V बाय R1, या फिर I2 निकालना है तो क्या लिख दूंगा V बाय R2। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। आपने कहा नहीं कोई फॉर्मूले से भी बताओ, तो आप फॉर्मूले से भी इस चीज को, जैसे हमने अभी वोल्टेज निकाला था, वोल्टेज निकालते वक्त उसी का रेसिस्टेंस ऊपर आता है तो करंट में ठीक उल्टा होगा, दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। जैसे मुझसे कोई पूछता इसमें करंट बताओ, तो अगर आपको I1 में करंट निकालिए, मैं फॉर्मूला ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, चाहे तो आप इसको याद रखें या उसको याद रखें,
आराम से हो जाएगा। तो करंट निकालना है तो दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर, यानी अगर I1 निकालना होता तो दूसरे का रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में टोटल करंट I टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर I2 निकालना होता इस क्वेश्चन में तो इससे इजीली निकल आएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सर्किट्स आएंगे जिसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए याद रखिए I2 निकालना है तो दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर, यानी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं दो अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकता हूं, चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इतनी वैल्यूज निकल कर आती है, ध्यान रखिए। बताइए कोई दिक्कत हो? विभव समान रहता है ना, धारा अलग अलग रहती है, और धारा के मैंने फॉर्मूले भी, करंट के फॉर्मूलेज भी लिख दिए हैं। आगे की बात पर चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सीरीज में n रेसिस्टर लगाए थे, वैसे यहां पर भी n रेसिस्टर लगाऊंगा और देखूंगा कि आंसर कितना होगा। तो एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेते हैं, बारी है बात समझ में। मैंने कहा बहुत सारे पैरेलल में लगा दिया, आपने कहा 1, आपने कहा 2, आपने कहा 3, आपने कहा ऐसे कितने n रेसिस्टर, और ये सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। हमने कहा बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, तो हमें पता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे कितने हैं, तो ऐसे हैं n रेसिस्टर। तो अगर मैं इस सबका प्लस करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n/r, n रेसिस्टर तो n का प्लस क्या हो जाएगा, n/r। अगर मैं इसको और उल्टा कर दूंगा तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर निकलेगा, r/n के बराबर निकल कर आ जाएगा, यानी जितने रेसिस्टर है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर r r और r 3 है, आपने आंसर कितना आएगा, तो आप लिखेंगे r/3 आएगा। आपने r r r ऐसे 10 है, इनका आंसर क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे r/10 निकल कर आ जाएगा, यानी r इक्विवेलेंस में r/n होता है, जबकि इसमें कितना होता है, nr होता है। इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा कम निकल कर आती है। ये कुल मिलाकर कंसेप्ट थे जो इस टॉपिक पर बन सकते थे। नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो चलो भाई, एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया गया, मुझसे बोला गया कि भैया बताइए ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, और मुझसे बोला गया कि भैया रेसिस्टेंस वोल्टेज लगा दिया है 15 वोल्ट का, फाइंड I1 एंड I2। मुझसे बोला गया करंट बताइए I1 और I2 में कितना होगा। आपने इसमें करंट I1 कितना होगा, इसमें करंट I2 कितना होगा। हमने कहा ठीक है करंट निकाल देते हैं। करंट पे कौन सी बहुत बढ़िया है। अगर मुझे करंट निकालना है तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि सीरीज है या पैरेलल है, क्योंकि अगर सीरीज है तो करंट सेम होगा, अगर पैरेलल है तो वोल्टेज सेम होगा। तो वो जो चीज आपको पहले समान आ रही है, पहला स्टेप यही होता है कि लिख ले कि कौन सी चीज सेम है। तो आपने कहा भैया 15 वोल्ट कांस्टेंट है, यानी इस वाले में भी 15 वोल्ट है, दिख रहा है नहीं, ठीक है, इसमें भी 15 वोल्ट है, 1 मिनट दीजिएगा। हमने कहा इसमें भी कितना है, 15 वोल्ट है, हमने कहा ठीक है इस वाले में भी कितना है, आपने इस वाले में भी है 15 वोल्ट। हमने कहा ठीक है ये बात मुझे समझ में आ जाती है। हमने कहा ठीक है इसमें करंट कितना है, I1 I2। अब मुझसे पूछा गया कि बताइए भाई वोल्टेज तो दोनों में आ गया, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम एंड 5 ओम इज 15 वोल्ट। ये बात तो मेरे साफ है कि वोल्टेज तो दोनों में इतना ही होगा।
अब मुझसे बोला करंट कितना होगा, तो मुझे पता है करंट का फॉर्मूला होता है I1 इक्वल्स टू V/R1, है ना। वोल्टेज तो सेम ही है, तो वोल्टेज मैं लगा दूं, कितना दे रखा है 15 वोल्ट दे रखा है, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, मैंने बोला 3 दे रखा है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 5 15 यानी 5 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला 5 एम्पियर। I2 निकालना होगा तो कितना होगा, I2 बराबर होगा V/R1, V/R1 सॉल्व करना होगा तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज मुझे दे रखा है 15 वोल्ट अपॉन में R2 कितना दे रखा है 5, यानी 5 3 15, यानी कितना निकल कर आएगा 3 एम्पियर। अगर टोटल करंट भी पूछ लेता कितना होगा तो आप टोटल करंट निकाल लेते, टोटल करंट मुझे पता है दोनों का सम होता है, टोटल करंट कितना होगा, तो I बराबर होगा 5 और 3 8 एम्पियर। चाहे तो आप टोटल करंट ऐसे भी निकाल सकते थे या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे, I इक्वल्स टू क्या होगा V/R इक्विवेलेंट। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, V मतलब 15 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना होगा 15 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 और 3 पैरेलल में कितना होगा, पैरेलल में इसका आंसर निकलेगा R इक्विवेलेंट का 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3 यानी 15 अपॉन 8, 15 अपॉन 8। आपने ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं 15 इंटू 8, इसका आंसर निकालेंगे तो I बराबर निकल कर आएगा 8 एम्पियर। कैसे भी कर सकते थे, इस तरीके से हम टोटल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इसको अगर मुझे निकालना होगा तो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होगी। वोल्टेज लिख दिया, वोल्टेज लिख गया तो करंट लिख गया, I1 इक्वल्स टू V/R1। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटा दूं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस सपोज मुझसे बोला कि एक R1 दे रखा है, एक R2 दे रखा है, कितना वैल्यू दे रखी है 15 वोल्ट दे रखी है, ये कितना है 3 ओम है, ये कितना है 5 ओम है। आपसे बोला गया कि फाइंड वोल्टेज एंड करंट, आपको सभी में वोल्टेज एंड करंट इन ईच रेसिस्टर, हिंदी वाले समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, हर एक प्रतिरोध में विभव और धारा का मान बताना है कितना होगा। फाइंड वोल्टेज एंड करंट इन ईच रेसिस्टर, इसको हिंदी में बोले तो हर एक प्रतिरोध में, आपको प्रत्येक प्रतिरोध में ये बताना है कि धारा और विभव का मान क्या होगा, है ना। हमें वोल्टेज और करंट निकालना है, तो पहला काम तो मेरा ये होगा कि मैं ये जानूं कि ये सीरीज है या पैरेलल है। आप बोलें कि भैया सर ये तो सीरीज है, अगर सीरीज है तो सीरीज में करंट सेम है, करंट सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि सर जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट किस में जाएगा, इतना। और जो चीज़ सेम होती है हमें पता है सबसे पहले हमें वही निकालनी होती है। तो हमने बोला ठीक है जी, एक काम करते हैं करंट निकालते हैं। हमने कहा ठीक है जी, करंट निकाल के देख लेते हैं। सर करंट निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट, डायरेक्ट है ना। सीरीज में कोई बहुत बड़ी मुश्किल तो है नहीं, तो हमने करंट इसमें जितना जाएगा उतनी इसमें जाएगा। तो अगर मुझे I को V/R लिखना है तो V कितना है 15 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 15/8 एम्पियर। इतना मेरा करंट निकल कर आ जाएगा। करंट बहुत बड़ी मुश्किल तो नहीं है। अब मुझे निकालना हर एक में वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे निकालें तो जरा देखते हैं। वोल्टेज निकालने का तरीका, वोल्टेज इन 3 ओम, मैंने आपको कहा था आप डायरेक्टली चाहे तो आप I निकल गया है तो मेरे को वोल्टेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है I इंटू R1, V1 इक्वल्स टू इसमें निकालना है। तो अगर मुझे I इंटू R1 करना है तो I हमने निकाल दिया है 15/8, R कितना है तो R है 3, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वोल्टेज कितना निकल कर आएगा 45/8 वोल्ट, इतना निकल कर आएगा। ठीक है ना, हमने कहा ठीक है। अगर मुझे 5 ओम में वोल्टेज निकालना होता कितना होगा, तो वोल्टेज इन 5 ओम ये होगा I इंटू R2, I तो सेम है। अगर मुझे I पता चल गया कितना 15/8 एम्पियर इंटू में R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 कितना है 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा मेरा 75/8, है ना, ये हो जाएगा मेरा वोल्ट। इस तरीके से मैं वैल्यू को लिख सकता हूं, तो मेरे लिए करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है,
तो मैंने बोला इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। आपने बोला नहीं सर आप अपने फॉर्मूले से भी एक बार निकाल के बताओ, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो V1 अगर निकालना होता तो मेरे को करंट नहीं निकालना पड़ता, अगर डायरेक्ट वोल्टेज निकालना है तो करंट क्यों निकालें, डायरेक्ट वोल्टेज निकालने कैसे। V1 इक्वल टू होता है, मुझे पता है दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर आएगा आपकी बार, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना। हमने कहा ठीक है V1 निकाल के देख लेते हैं। हमने बोला V1 इक्वल टू R1, जिसमें निकालना है उसी को ऊपर ले लिया, 3/5 + 3 है ना, कैपेसिटर में ठीक उल्टे होते हैं वोल्टेज। तो 3/5 + 3 इंटू में कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना हुआ 15, ये हो जाएगा आपका 15 45 8 वोल्ट। आप चेक कर सकते हैं दोनों सेम है। अगर मुझे V2 निकालना होता तो बिना I निकाले मैं डायरेक्ट ही निकाल देता। अगर मुझे वोल्टेज निकालना होता तो V2 निकालना होता तो दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर, यानी 5/5 + 3 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 15। इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75/8 वोल्ट। और इस तरीके से हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होगी, बट आपने बेसिक्स फॉर्मूले याद रखिए, V = IR, क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, और ये चीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी। ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए आसान होता चला जाएगा। सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, अगले की बात करें, अगले क्वेश्चन पे आए, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझसे बोला गया कि एक रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम का, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फिगर थोड़ा सा सही नहीं बनाया। इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। लेट अस सपोज बैटरी इज 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, ये मेरी वैल्यूज दी गई हैं। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हर एक में करंट और वोल्टेजेस बताइए कितने कितने होंगे। फाइंड करंट, ऊपर वाला 2 है, आपको दिख रहा है कि नहीं, 2 ओम है। फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन ईच रेसिस्टर। मुझे बताना है कि करंट और वोल्टेज सबसे पहले कितना कितना रहा होगा। चलो देखते हैं करंट और वोल्टेज कितना कितना रहा होगा। मुझे ये पता है कि करंट जो होगा, जो I इसमें जाएगा, वो I इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें करंट तो I जाएगा, लेकिन जब इसमें जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये I 3 में डिवाइड होगा, I1 में डिवाइड होगा, I2 में डिवाइड होगा, I3 में डिवाइड होगा, और यहाँ तीनों क्योंकि जितना करंट देते हैं उतना ही बैटरी करंट वापस भी ले लेती है। तो इस तरीके से करंट वापस लौट कर कहाँ चले जाएंगे, यहीं चले जाएंगे, और इस तरीके से टोटल करंट I वापस लौट के आएगा। अब मुझे पता है कि टोटल करंट अगर I निकालना है तो I निकालने का सिंपल सा तरीका है, I इक्वल टू होता है V/R इक्विवेलेंट। चलो R इक्विवेलेंट भी देख लेते हैं कैसे होगा। मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए, इतना ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं आजकल। अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 ये तीनों क्या है, पैरेलल में। 6 और 3 9 और 2 11, वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनका आंसर कितना निकलेगा, मैंने सॉरी सीरीज लगा, पैरेलल में इनका आंसर कितना निकलेगा। अगर मुझे पैरेलल में निकालना है तो वो ये फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1 वही वाला फॉर्मूला लगाओ, उल्टे सीधे फॉर्मूले, इतना फॉर्मूला लगाओ। या फिर आप डायरेक्टली एक काम करो, दो को सॉल्व कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, R1 R2 + R1 + R2, फिर इसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ कि आपने कहा 6 और 3 को सॉल्व कर लो, तो 6 और 3 का आंसर कितना निकलेगा, 6 × 3/6 + 3, यानी इनका आंसर कितना निकलेगा 18/9, यानी 2 एम्पियर।
2 एम्पियर, इन दोनों को सॉल्व करके कितना हो गया 2 एम्पियर, और 2 का 2 के साथ निकालेंगे तो आंसर कितना निकलेगा 1, क्योंकि मैंने आपको बोला था पैरेलल क्या करता है, आधा करता है, तो 2 और 2 का आंसर कितना निकलेगा 1। आप चाहें तो जैसा भी आप मेथड लगा, अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगता तो आप 1/r = 1 ऐसे कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे इन दोनों का आंसर निकला 2 एम्पियर 2 ओम, 2 ओम का 2 ओम को सॉल्व करके 1 ओम। तो इस पूरे का जो आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया R इक्विवेलेंट निकल कर आया, इस पूरे का आंसर निकला 1 ओम। आप निकाल के देख भी सकते हैं। ये कितना है साथ में सीरीज में 4, यानी 1 और 4 कितना निकला, इसका आंसर निकल कर आया 5 ओम, यानी इक्विवेलेंट कितना है 5 ओम, है ना 5 ओम। अगर मुझे वोल्टेज के साथ लिख दूं इस चीज को तो 10/5, इसका आंसर कितना निकलेगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट, ठीक है ना। तो 2 एम्पियर करंट जो है वो यहां से गया, हमने कहा इसमें करंट कितना है 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया बात। अगर इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसमें वोल्टेज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर वोल्टेज लिखना है तो करंट पता चली गया है, तो वोल्टेज लिखना कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो वोल्टेज इन 4 ओम कितना होगा, तो 4 ओम में वोल्टेज होगा V = IR, आई में पता चल गया है कितना 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इंटू में कितना होगा R यानी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 वोल्ट इसका निकल कर आया। मेरे को दिक्कत है बताओ, तो इसके थ्रू कितना निकला है, इसमें हमें पता चल गया है 8 वोल्ट। देखो सब कुछ अगर आप सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, 8 वोल्ट पता चल गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों में वोल्टेज सेम होगा, अगर मैं कह दूं कि इसमें V वोल्टेज है तो इस वाले में भी V वोल्टेज होगा और इस वाले में भी कितना होगा V वोल्टेज होगा, ये बात तो बहुत श्योर है। फिगर थोड़ा सा वैसा हो गया है, तीनों वोल्टेज सेम है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये 8 वोल्ट खा गया तो बचा कितना, टोटल तो 10 वोल्ट था ना, तो अगर ये 8 वोल्ट खा गया तो बाकी में बचा हुआ कितना हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं सभी में 2-2 वोल्ट होगा। देखो भाई बहुत सीधी सी तरीके वाली बात है कि अगर ये 8 वोल्ट खा गया, ये रेसिस्टर अगर 8 वोल्ट का ड्रॉप कर गया, वोल्टेज ड्रॉप कर गया, तो बाकी बचा हुआ इसके आगे कितना पहुंचा 2 वोल्ट, यानी इन सभी में कितना होगा 2 वोल्ट होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस सभी में सेम होगा 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम इज 2 वोल्ट। अगर आपको परेशानी हो तो मुझे बताइए, क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको लिखवाया भी था जब मैं आपको लिखा रहा था पैरेलल, तो मैंने आपको कहा था, सीरीज लिखवा रहा था मैंने आपको कहा था V जो होगा टोटल V हमेशा किसके बराबर होता है V1 + V2 के बराबर, यानी V1 + V2 के बराबर क्या होगा ये, और हमें पता है 10 वोल्ट 8 वोल्ट ये हो गया, तो इन सब में कितना बचा 2-2 वोल्ट, पैरेलल है तो सब में वोल्टेज सेम होगा। अब इसमें भी 2 वोल्ट, इसमें भी 2 वोल्ट, इसमें भी 2 वोल्ट, सब में हमें पता चल गया कितना कितना है 2 वोल्ट। अब भैया करंट निकालना कौन सा बहुत बड़ी मुश्किल है, अब तो बहुत आसान है। तो करंट जब V पता चल गया तो करंट इन 2 ओम में करंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे I = V/R, वोल्टेज कितना है 2, R कितना है रेसिस्टेंस पहला 2, कितना आंसर निकलेगा 1 एम्पियर। तो करंट इन 2 एम्पियर ओम में कितना निकला 1 एम्पियर। 3 ओम में कितना निकलेगा, करंट इन 3 ओम कितना निकलेगा, तो 3 में निकालें तो I2 = V/R2, V कितना है 2 वोल्ट, R2 कितना है 3, यानी 2/3 एम्पियर। और करंट इन 6 ओम कितना निकलेगा, सबसे कम करंट आएगा क्योंकि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है, कितना होगा, तो आप I = क्या होगा V/R3, V कितना है 2 वोल्ट, R3 कितना है 6, यानी 1/3 एम्पियर। इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं थी। तो क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा, और भी बहुत डिफिकल्ट डायग्राम से जिनको आप करके बनाकर कर सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि सीरीज और पैरेलल का क्या फंडा होता है, ठीक है। क्वेश्चन को शांत मन से अच्छे से देख लीजिए दोबारा से, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। I = V/R इक्विवेलेंट, टोटल करंट निकाल लिया, टोटल करंट आ गया तो 4 ओम में I = V = IR लगा दिया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, बस फिर तो बहुत आसान है। टोटल वोल्टेज इसमें और इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, इफ एन रेसिस्टर्स, यदि
n प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोध, n रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, जिनका प्रतिरोध मान कितना है, जिनका रेसिस्टेंस कितना है, ऑफ रेसिस्टेंस आर, n प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है जिनकी प्रतिरोध कितनी वैल्यू कितनी है, मान कितना है, r है, पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, पहले इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, फिर इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तो पहले इन्हें श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सीरीज और समांतर क्रम का अनुपात बताइए। आपको बताना है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी श्रेणी क्रम में जो निकला और समांतर क्रम में जो निकला उनका अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप n रेसिस्टर्स को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज के अंदर R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है NR। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए पीछे पन्ने पलट कर। अगर मैं इनको पैरेलल में जोड़ दूं, समांतर क्रम में जोड़ दूं, तो मुझे पता है पैरेलल में इनका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R बाय N, नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो पैरेलल में इतना होता है। अगर आप इन दोनों का रेशियो लिख देंगे कितना होगा, तो इनका अनुपात होगा R सीरीज अपॉन R पैरेलल इक्वल्स टू होगा, सीरीज में हो गया NR, अपॉन में हो जाएगा R बाय N। तो R बाय N, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा R सीरीज अपॉन R पैरेलल इक्वल्स टू होगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो n स्क्वायर निकल कर आएगी, क्योंकि r और r तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो n स्क्वायर यानी नंबर के स्क्वायर के बराबर निकल कर आ जाएगी, अगर आप इनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो। नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर, यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर, समांतर क्रम में जोड़े जाने पर, तो अगर मैंने दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़े जाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध उनका परिणामी प्रतिरोध 6/8 ओम निकलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दूंगा, अगर मैंने दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो उनका आंसर निकल कर आ रहा है कितना, 6/8 ओम, है ना। ठीक है। यदि एक प्रतिरोध टूट जाए, यदि एक प्रतिरोध टूट जाए, तो अगर एक रेसिस्टर ब्रोकअप कर गया तो परिणामी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। तो परिणामी प्रतिरोध
2 ओम हो जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। तो हमने कहा कि परिणामी प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, 2 ओम बचता है। तो अगर इनको दोनों पैरेलल में जोड़ा तो 6/8 था, और एक टूट गया तो कितना हुआ, 2 ओम होता है। तो टूटे हुए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है टूटे हुए का कितना मान रहा था, वैल्यू बतानी है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखें, आप चाहें तो इसे पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखें, हमने कहा कि 2 को मैंने किस में किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, समांतर में, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो अगर 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो लेट अस सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, इन दोनों का आंसर जो निकल कर आ रहा है R इक्विवेलेंट दैट कम्स आउट टू बी 6/8। इन दोनों का आंसर कितना, 6/8 निकल कर आ रहा है। तो हमें बताया नहीं गया है कि R इक्विवेलेंट में R1 और R2 है क्या। तो हमने कहा ठीक है, पैरेलल में बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे पता है कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का मान कितना निकल रहा है, हमें पता है 6/8 ओम निकल कर आ रहा है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टूट जाए, कोई भी एक टूट जाए, तो हम एक को तोड़ देते हैं। तो अगर एक को तोड़ दिया, तो अगर एक ब्रोकअप कर गया, मतलब सर्किट कैसा बन गया आपकी बार, अगर एक ब्रोकअप कर गया तो मतलब सर्किट रह गया सिर्फ एक रेसिस्टेंस। एक टूट गया, तो अगर एक टूट गया तो हमने कहा ठीक है, एक टूट गया तो अब एक ही बचा। नहीं समझ में आया, या फिगर बना के बता दूं, फिगर बना के बता देता हूं ताकि आप थोड़े से, हमने कहा एक टूट गया और एक टूट गया और हमारा एक ये बचा। अगर एक टूट गया तो मेरी बात समझना, अब की बार तो एक ही बचा, और अब की बार अगर मैं कहूं तो R इक्विवेलेंट सीधे सीधे किसके बराबर था, 2 के बराबर। और अगर ये R1 मान लूं और R2 टूटा था, तो R1 की वैल्यू सीधे सीधे किसके बराबर हो गई, 2M के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो, दूसरा तो टूट गया ना भाई, तो अब एक ही तो बचा, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, सीधे सीधे 2 ओम दे रखी है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि R2 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, R1 निकल आएगा। R1 को अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो मेरा आंसर कितना निकल कर आएगा, 2 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2R2 अपॉन 2 प्लस R2 निकालना है, बराबर में कितना होगा, 6/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6/8 क्यों लिख रहे हैं यहाँ, तो 3 तो चुका 3/4 लिखते हैं ना। हमने कहा ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कितनी वैल्यू निकलेगी, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8R2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस कितना निकलेगा, 3R2। समझा रहे, 3 दूनी 6, 3R2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये निकलेगा 5R2 इक्वल्स टू 6, और R2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा, 6/5। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, आंसर में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये कितने का होगा, तो इतने की वैल्यू का निकल कर आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा। आप एक और बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कुछ सीरीज और पैरेलल के सवाल जो मैंने आपको कैपेसिटर में कराए थे, फिर से हम देख रहे हैं उन्हीं सवालों को। तो एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए, है ना। अपने अंदर आग जला कर रखिए, सिलेक्शन लेकर जाइए। एक ही ज़िंदगी है, चाहे तो गरीबी में जी लें या अच्छे से जी लें। पढ़ाई नहीं होती है तो अपनी माँ का चेहरा याद कीजिए, हमें वो सारी खुशियाँ लौटानी है जो उन्होंने हम लोगों को दी हैं। माँ बाप ने जो खुशियाँ हमें दी हैं, वो सारी की सारी खुशियाँ हमें उन्हें वापस करनी है। उन्हें अच्छी कारों में घुमाना है, अच्छी जगह, उनको प्राउड फील कराना है, जो बोल पाए कि भाई हम इनके फादर हैं। समझ रहे हैं, अभी तक हम जाने जाते कि हम उनके बच्चे हैं, हमें भी प्राउड फील करने का मौका मिले। तो ये जो समय है, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करें कि हमारी ज़िंदगी का पहला उद्देश्य सिलेक्शन है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का कोई और उद्देश्य बनता है। समझ रहे हैं, इसलिए पहले माँ बाप आते हैं, चलिए, और उनके लिए हमें वापस करना है, उसके बाद हम अपना सोचेंगे कि हमें क्या करना है ना, शादी, ये वो, फलना ढिकना, ये सब बात की बात है। पहला उनको हमें लौटाना है खुशियाँ। तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट अस सी, मुझसे क्वेश्चन बोल दिया गया,
सबकी वैल्यू मान लेते हैं R है, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मुझे बताना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना रहा होगा। चलो इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। एक बात समझना, अगर ये इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट को मुझे सॉल्व करके निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना निकलेगा, कितना रेसिस्टेंस निकलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कैपेसिटर में भी कराए थे, तो उसमें अगर आप चाहें तो उसमें डिटेल में जा सकते हैं। मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि इसका रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, रिपीट कहाँ से हो रहा है। आप देखें ये R, तो भी R का तो एक से रिपीटेशन होगा नहीं, आपने R और R ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन गया। अगर मैं देखूंगा ऐसे में तो ये और R भी, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ऐसे कॉम्बिनेशन, तो मैं ये देखूंगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस सब का रेसिस्टेंस की बात करूं तो इस सब का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट सर्किट का लेट अस सपोज इस सब का प्रतिरोध, लेट अस सपोज equivalent resistance is x। हमने मान लिया इसका x है, तो मेरी बात समझिएगा कि अगर बहुत इनफाइनाइट का सर्किट का रेसिस्टेंस अगर x आ रहा है तो उसमें एक और जोड़ दूंगा तो क्या उसका x इनफाइनाइट बदल जाएगा क्या इनफाइनाइट के अलावा। आप मेरी बात समझिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा भैया 5,000 किलो आलू खरीद लिए, 1 लाख रुपए के आए। 5,000 किलो आलू खरीद लिए और 1 लाख रुपए के आए। हमने कहा भैया 2 आलू और डाल दो इसमें, तो क्या 2 आलू डालने के वो अलग से पैसे ले लेगा क्या, अलग से पैसे तो नहीं लेगा। इस क्यों नहीं लेगा कि भैया इतना सारा लिया है आपने, 5,000 किलो लिया है, 10,000 किलो लिया है, इतने आलू में 2 आलू का क्या मतलब, तो आपसे कतई ही मांग नहीं करेगा किसी भी पैसे की। तो ऐसे ही अगर मैं इस वाले x में अगर इन दोनों को भी जोड़ दूं तो उससे x की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये भी जोड़ दूं तब भी आंसर कितना आएगा, x ही आएगा। और ये बात सच है, चाहे तो हम इसको प्रैक्टिकली निकाल भी सकते हैं। तो हमने कहा कि इन सब की वैल्यू को अगर इनको जोड़ दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ इक्विवेलेंट निकालने के बाद भी आंसर कितना आना चाहिए, लगभग x ही तो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले के साथ इसको जोड़ देता हूं और उसकी वैल्यू को किसके बराबर कर देता हूं, x के बराबर कर देता हूं, क्योंकि इनके साथ इनको मिलाने से हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी x ही रहेगा। जब इतने का x है इनफाइनाइट का तो इसका भी x होगा, सीधी सी बात है ना। चलो तो हम एक काम करते हैं, सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट करके बना देते हैं सर्किट को ऐसा। इस सर्किट को सॉल्व करके शॉर्ट करके हम बना देते हैं इस तरीके से। हमने कहा ठीक है ये भी R था, ये भी R था, इसके साथ हमने एक x मान लिया है, इस पूरे का आंसर कितना आया, x आया। हमें पता है A है, ये B है। इतना सर्किट छोटा हो गया है। अब आप बात समझना, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और ये इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। आपको ये सब बातें तो पता लग गई होंगी अब तो। आपने ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये इसके साथ किस में चला जाएगा, पैरेलल में। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसका इक्विवेलेंट, तो R और X किस में चलेगा, सीरीज में। सीरीज में चले गए तो इन दोनों का आंसर कितना निकलेगा, तो सीरीज में आंसर होता है R प्लस एक्स, सीरीज में R प्लस एक्स। पैरेलल में कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आपने R1 प्लस R2 R प्लस एक्स प्लस R इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, x के बराबर। मैंने कहा था इन सबको जोड़ने के बाद भी आंसर तो टोटल x ही होगा, क्योंकि आंसर में तो कोई खास परिवर्तन होगा नहीं, है ना। इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा। चलो इसको और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू निकलेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स आर इक्व टू होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, है ना, R1 R2 पर, ठीक है ना, सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। हमने कहा ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया तो ये हो गया, ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2r, तो ये हो जाएगा x इंटू 2r प्लस एक्स। मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स आर इक्वस टू हो जाएगा 2xr
प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो ये इस साइड आएगा तो ये माइनस एक्स आर हो जाएगा, माइनस एक्स आर, टू एक्स में एक आर एक्स आर होगा तो ये एक्स आर बचेगा, और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही इक्वेशन बनी, तो हमने कहा ये इक्वेशन मेरी बन कर आ रही है, आप चेक कर लें इक्वेशन यही बनेगी। इसका जो आंसर निकलता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाता है, तो आप अगर ये मत समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इनफाइनाइट का आंसर में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है। अब हमने कहा ठीक है, ये मेरा सर्किट निकला, इस सर्किट को और सॉल्व कर लेते हैं। इसको और सॉल्व कर लें तो एक बात मेरी समझिएगा, हमें पता है इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है, अगर मुझे पता है इसके वो तो नहीं निकल रहे हैं फैक्टर्स, तो हम क्या लगाते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला इक्वेशन लगा देते हैं। आपने बोला माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आर, एक्स के तो फैक्टर है, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac प्लस में क्या हो जाएगा अपॉन, ठीक है सही है, इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है 2a हो गया। अब मैंने कहा ठीक है इस इक्वेशन को और सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो ये तो जाएगा 5r स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को और लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, माइनस आर, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर का आंसर निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट में 5 इंटू आर अपॉन में क्या लिख देंगे 2, ये निकले। इसको दो फैक्टर्स में और डिवाइड कर देते हैं, मिटा दो इसको भी, इसके दो आंसर्स, दो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस आर माइनस अंडर रूट 5r अपॉन में क्या हो जाएगा 2, एक हो जाएगा माइनस आर प्लस अंडर रूट 5 इंटू आर अपॉन 2, क्योंकि माइनस माइनस इसका आंसर तो माइनस ही हो जाएगा और रेसिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकते, इसका मतलब इस वाली चीज को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, इसका आंसर प्लस में आ सकता है, तो आपने ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आंसर कितना निकलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था प्लस वाला आंसर रख लेना, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए। एक और चीज थी आपके लिए, मिटा दूं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है जी, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो यार, हम पढ़ रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, सीधी सी बात है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो ये एक ब्रिज है भाई, ब्रिज नहीं है ये, एक्चुअल में साइंटिस्ट ने एक ब्रिज एक टाइप का बनाया है। देखो मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ पे 99% सवालों में अगर कभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वगैरह पूछे जाए, अगर कभी पढ़ना भी पड़ता तो आप देखेंगे कि 90% केसेस में आंसर ये व्हीट स्टोन ब्रिज के ही सर्किट्स बने होते हैं। जब भी आप 4 और 5 का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देते हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन के लिहाज से तो उसे व्हीट स्टोन ब्रिज देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ईजी हो पाए। अदरवाइज उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके कॉम्पिटिशन में इतना समय नहीं होता कि आप उस क्वेश्चन को कर पाए। तो आपका पहला दिमाग तो यही जाना चाहिए कि 4-5 का सर्किट बना है, मतलब यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज बनना ही बनना है। क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे, अभी तो करंट वोल्टेजेस बहुत सारी चीजें निकालनी है अभी भी। तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है बेसिकली, तो व्हीट स्टोन, हिंदी में नाम पर मत जाइएगा, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ऐसा एक कॉम्बिनेशन बता दिया कि भैया ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। हमने कहा ठीक है, इसके बीच में इन्होंने एक ऐसे लगा दिया, इन्होंने कहा इन दोनों को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं और मैं कह देता हूं कि अगर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है,
और इसको मान लेते हैं x है। तो अगर ऐसा कोई सर्किट बना है और वो कहते हैं कि अगर P बाय क्यू की वैल्यू अगर R बाय एस के बराबर हो जाती है, 5 कॉम्बिनेशन का कोई भी ब्रिज क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन कहलाएगा। और बैलेंस्ड ब्रिज भी वो होता है, बैलेंस्ड मतलब क्या हुआ, जहां पर P बाय क्यू R बाय एस के बराबर हो, या P बाय क्यू जब R बाय एस के बराबर होगा तो करंट इन X रेसिस्टर, तो करंट जो X रेसिस्टर में जाने वाला है उसमें करंट कितना होगा, हमेशा और हमेशा 0 होगा। चाहे तो आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो पाया है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये जो पॉइंट लिए हैं जिसको हम VA बोल देते हैं और VB बोल देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि VA और VB जो होंगे वो हमेशा इक्विपोटेंशियल निकल कर आएंगे। और हम जानते हैं अगर इक्विपोटेंशियल निकलेंगे तो इक्विपोटेंशियल के बीच में बहने वाला करंट कितना होता है, 0 होता है। अगर ये दोनों एक सेम वोल्टेज के हैं, कल भी बताया था, अगर वोल्टेज सेम है तो करंट कितना होगा, 0 होगा। और इसमें जाने वाला करंट क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा, तो विल बी 0। और करंट अगर 0 हो जाएगा, करंट अगर 0 हो जाएगा तो उसको लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। यानी उसको आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, ओमिट कर सकते हैं, इट विल बी ओमिटेड, यानी उसे सीधे सीधे मिटा सकते हो, यानी उसे हटा सकते हैं, यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई। हमारी ज़िंदगी में अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हम उसकी इज्जत ही नहीं करते। वैसी चीज़ है गई कि भैया हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि इसका लगाने का ना लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों बिंदु क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पर, एक ही विभव पर आ जाते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस होंगे तो हम इस सर्किट को क्या करेंगे, सीधे सीधे इस सर्किट को ऐसे बना देंगे, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाय एस, और सर्किट को ऐसा बना देंगे। और हम जानते हैं करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, करंट ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकालने को आ जाएंगी, जैसे करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेजेस कैसे निकालेंगे, कैसे इन सर्किट को सॉल्व करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ सर्किट्स को भी देखेंगे और उनमें भी इक्विवेलेंट सर्किट को निकालेंगे कि इक्विवेलेंट से हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारी बातें हमारे पास निकल कर आएंगी। तो इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रयोग करेंगे। आपकी किताबों में आपकी 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ करता था, जब मुझे अननोन रेसिस्टेंस निकालना होता था, जब मुझे अननोन मतलब पता नहीं होता था कितना होगा। तो अगर आपको कोई रेसिस्टर दे दिया जाए और आपको पता नहीं है वैल्यू, तो आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता था ना, आप सर्किट में एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू को 0 निकाल देते थे, ऐसे बैलेंस करते थे इनको कि इसमें 0 हो जाए। 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक जगह x रख देंगे, बाकी तीनों पते होते हैं और निकाल देंगे। तो बहुत आसानी से आप उस एक्सपेरिमेंट को करते थे। तो ये भी 12वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट था। इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए। आज के लिए हम अपने लेक्चर को बस यहीं पर क्लोज करते हैं। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मीटर ब्रिज वगैरह को भी करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी बहुत सारा बाकी है, तो आप पढ़ते रहिए, है ना, और साथ में जुड़े रहिए हर एक चीज़ से। और बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे, तो लाइव में बात करेंगे आपसे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी टॉपिक्स को हम देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।